जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, लोन एनपीए भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बैंक या फिर एनबीएफसी नोटिस पे नोटिस भेजी जा रही है। कभी आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजती है, कभी डिमांड नोटिस भेजती है, कभी रिकॉल नोटिस, कभी लास्ट वार्निंग नोटिस, कभी सेक्शन 25 का नोटिस। तो अगर चेक दे रखा होगा तो कभी कभी चेक बाउंस का नोटिस भेज रही है। तो ऐसे में क्या करा जाए? क्या ये लीगल है? क्या बैंक के पास ऐसा अधिकार है बार बार ऐसे नोटिस भेजने का, ऐसे बार बार नोटिस भेज के हैरेसमेंट करने का उनके पास अधिकार है? या फिर इससे किस प्रकार से आप लोग प्रॉपरली तरीके से निकल सकते हो, आज इसके बारे में बात करेंगे। दरअसल बहुत सारे हमारे भाइयों के कंसर्न ये आ रहे थे कि सर, मान लेते हैं हम लोग, चलो हमारा लोन डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, हमने एड्रेस भी चेंज कर दिया या फिर एड्रेस चेंज नहीं करा, हम रिकवरी वालों को जेल गए, हमने उनकी कंप्लेंट कर दी। बट सर, ये जो नोटिस हैं, तो ये तो एनपीए के बाद भेजने चाहिए उनको। ये एनपीए से पहले नोटिस भेजे आ रहे हैं। पहले महीने में मेरे को नोटिस आ रहे हैं, अब कहीं 2 नोटिस आ गए, किसी को 4 नोटिस आ गए, जिनके ज्यादा लोन है उनको ज्यादा नोटिस आ रहे हैं। तो क्या है ये, मतलब नोटिस कब कब आ सकते हैं और इनका कैसे कैसे उदाहरण, इनका मतलब कैसे इन लोगों को, इनका सोल्यूशन आप लोगों को निकालना है, आज इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, एक ना बहुत, सबसे पहले तो आप लोग समझ रहे हो, एक बहुत बड़ा ना झूठ फैला हुआ है कि जो बैंक है वो एनपीए से पहले कोई नोटिस नहीं भेज सकता। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ठीक है। एनपीए से पहले केस नहीं कर सकता बैंक, ठीक है, किसी भी प्रकार का, चाहे सेक्शन 25 का हो, फॉर्जरी का हो, या फिर अपना चेक बाउंस का हो। वो उससे पहले किसी प्रकार का कोई केस नहीं कर सकता। लेकिन नोटिसेस वो चाहें तो पहले दिन से भी भेज सकते हैं आपको, ठीक है। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर, नोटिस भेजेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि मेरा तो 10 लाख का लोन है, 15 लाख का लोन है, नोटिस के क्या करेंगे? ये तो नोटिस भेज के हमें जेल करवा देंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, नोटिस से कोई जेल नहीं होती, पहली बात तो, ठीक है। नोटिस आखिरकार होता क्या है? सबसे पहले तो आप लोग एक चीज समझो कि जो नोटिसेस है ना, वो एक तरीके से एक फॉर्मल आपको रिप्लाई कराया जाता है कि जी, आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, आप इस लोन की पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। वरना आगे चल के जो प्रॉब्लम आ सकती है आपको, उसमें कई चीज होंगी, ठीक है। जैसे सेक्शन 25 का नोटिस होगा तो उसमें लिखा होगा कि आपके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस हो सकता है ना। डिमांड नोटिस होगा तो उसके अंदर अलग बात लिखी होगी, रिकॉल नोटिस में अलग बात लिखी होगी। अब क्या करा जाए जब ये नोटिसेज आ रहे हैं? तो सबसे पहले तो ये जान लो। तो देखो, कई लोग क्या गलती करते हैं कि वो नोटिसेस को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मैं फिर बता देना चाहता हूँ, नोटिसेस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। आपको नोटिस को चेक करवाना है, अगर वो रिप्लाई करने लायक है तो उसका रिप्लाई करवाना है, अगर रिप्लाई करने लायक नहीं है तो रिप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको चेक ऐसे इंसान पे करवाना है जिसको नोटिस की जानकारी हो, ठीक है। अब मैं आपको अपने ही एक सब्सक्राइबर, जिनका अवार्ड पास हुआ था आर्बिट्रेशन का, सिर्फ एक गलती की वजह से आपको उनकी गलती बता देता हूँ, हुआ क्या। तो यहीं दिल्ली के रहने वाले थे, ठीक है, जनकपुरी के। उनको कुछ लोन वगैरह थोड़े बहुत डिफॉल्ट हो गए, छोटे ही लोन था, ज्यादा बड़ा नहीं था, 8 लाख सब कुछ जोड़ जाड़ के बन रहा था उनका। तो अब हुआ क्या, एड्रेस वगैरह चेंज नहीं कर रखा तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बट जो नोटिस है वो ऑनलाइन आ जाता है, मेल पे या फिर व्हाट्सएप पे। तो उनको भी ऑनलाइन नोटिस रिसीव हुआ। वो किसी फोन की दुकान वाले के पास गए, जानने वाला होगा आमतौर पे। तो उसने कह दिया ये कुछ नहीं होता, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, अनसिक्योर लोन है, इसमें ये सब नोटिस में कुछ नहीं होता, ठीक है। अब होता क्या है कि 90% नोटिस फेक होते हैं, ये तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है। 90% जो नोटिस भेजे जाते हैं वो फेक नोटिस कई बार भेजे जाते हैं। कभी रिकवरी वाला कोई फेक नोटिस बना के भेज देगा, कभी आपको मतलब क्या कहते हैं, कोई और फेक नोटिस आ जाएगा अलग अलग प्रकार के। लेकिन 10% नोटिस रियल होते हैं और उनका रिप्लाई देना भी जरूरी होता है। जैसे आपको मैं 4-5 नोटिस बता रहा, 3-4 नोटिस बता रहा हूँ, इनके रिप्लाई करना तो मैंडेटरी है। आर्बिट्रेशन हो गया, सेक्शन 25 का नोटिस हो गया, चेक बाउंस का नोटिस हो गया, और फॉर्जरी का नोटिस हो गया, इसका रिप्लाई भी करना जरूरी है, 316 318 वाला, क्योंकि इससे आगे चल के केस वगैरह फाइल नहीं हो पाएगा आपका, सीधी सी बात है। ओके। अब उनके साथ क्या हुआ कि जब उन्होंने बोल दिया कि भाई इसको इग्नोर कर दो, तो उन्होंने कर दिया इग्नोर। अब सब ले जाके वहां पर होने लगी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग, और सब कुछ हो आके जब इनको ऑनलाइन ही मेल पे ही अवार्ड की कॉपी आ गई, तब ये लोग दौड़े। तब उस फोन वाले को भी कुछ समझ में नहीं आया, तब उन्होंने उन्हें हमसे कांटेक्ट करा। जब मैंने उन पर बोला कि आपने कोई रिप्लाई वगैरह क्यों नहीं करा, तो कह रहा सर मैंने चेक करवाया था। चेक करवाया तो उन्होंने बोल दिया कि कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो मैंने बोला किस पे चेक करवाया? कह रहा सर वो फोन की दुकान वाला था, उससे चेक करवाया। अरे भाई, उसको क्या पता, वो तो उसको फॉर्म भरना भी नहीं आता होगा,
समझ रहे हो। उसको नॉर्मल जो अपने क्या कहते हैं अलग अलग प्रकार के जो गवर्नमेंट सेवा वाले फॉर्म होते हैं वो तक तो इनको सही से भरना नहीं आता, वो क्या रिप्लाई नोटिस का बताएंगे, है ना। ये तो उल्टा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम है। अब जो चीज जैसे अवार्ड है, अवार्ड पे भी लग जाता है नोटिस का रिप्लाई हो जाता है, थोड़ा क्या होता है कि खर्चा बढ़ जाता है। अब जो चीज इनकी पहले 2 4 500 1000 रुपए में खर्च हो सकती थी, वहीं अब इनका डबल ट्रिपल लग जाएगा, समझ रहे हो। और उसके बाद भी डर रहता है कि कहीं अकाउंट फ्रीज ना हो जाए, ठीक है। अगर अकाउंट फ्रीज हो गया तो ये दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, पैसा रुक जाएगा, सैलरी अटैच ना हो जाए, ये सब चीज़ों का डर रहता है। अगर सेक्शन 25 का रिप्लाई वगैरह सही से नहीं करा तो डर रहता है कि केस ना हो जाए, समझ रहे हो। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो भी कस्टमर, ठीक है, इतने एक्सपीरियंस के बाद, इतने सारे कस्टमर्स को देखने के बाद, जो भी कस्टमर नोटिस का रिप्लाई टाइम टू टाइम देता है, ठीक है, हाँ लोन डिफॉल्ट हो गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप नोटिस का रिप्लाई टाइम टू टाइम देंगे तो एक तो पहली बात है कि आपका कोई भी जो फॉर्जरी वाला केस होता है वो आपके ऊपर लगना बहुत ही कम पॉसिबल होता है। जैसे मैंने अपने एक पहले वीडियो में फॉर्जरी के केस के बारे में बताया था कि आप नोटिस का रिप्लाई वगैरह करो, तो वहां पर किसी एक भाई ने कमेंट करा था कि सर मेरे ऊपर तो हो गया केस कलकत्ता में फॉर्जरी का। तो मैंने उन पर बात करी, ठीक है, मैंने बोला भाई समझ के देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। जब उन पर बात करी तो पता लगा कि उनको भी नोटिस आए थे बट उन्होंने रिप्लाई नहीं करा था नोटिस का। क्या होता है कि फॉर्जरी का केस कायदे से हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो, क्योंकि आपने लोन लिया था, आपके पास पैसे थे, आप भर रहे थे, नहीं है पैसे तो नहीं भर पा रहे, सीधी सी बात है। तो इसमें आपने कोई 420 नहीं करी है बैंक के साथ, सीधी सी बात है ना। आपके पास पैसे नहीं है तो आप नहीं भर पा रहे, तो इसमें फॉर्जरी का केस बनता ही नहीं है पहली बात तो इसीलिए आप नोटिस के रिप्लाई में पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो सारी चीजें डाल दो, बात खत्म होगी। वहां पर जाएगा, उनको भी पागल नहीं है वो लोग, वरना फिर अगर आप पे केस भी फाइल करेंगे ना तो आप वहां पर जाओगे कॉपी लेके नोटिस की कि सर देखो मैंने तो लिख के दी थी ना कॉपी, मैं तो सेटलमेंट की बात भी करी थी, आगे कुछ नहीं होगा, केस डिसमिस हो जाएगा, समझिए। सेक्शन 25 में और चेक बाउंस में भी सेम है कि आप नोटिस के रिप्लाई टाइम टू टाइम दोगे तो आप पे केसेस के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। अब कई भाई लोग ये बोलेंगे कि सर बिल्कुल ही नोटिस का रिप्लाई हम ना करें, बिल्कुल ही छोड़ दें, मतलब कुछ रिप्लाई ही ना दे तो क्या होगा। तो भाई देखो फिर वही बात है, फिर वो रिस्क वाला काम है, ठीक है। आप बिल्कुल ही नोटिस के रिप्लाई ना करो, ये चीज की सलाह मैं आपको कभी नहीं दूंगा, 1% भी नहीं दूंगा, ठीक है। हाँ आप नोटिस चेक करवाओ, जो नोटिस फालतू है, जैसे मतलब कई फेक नोटिस भेजे जाते हैं, कई फालतू नोटिस भेजे जाते हैं, पेमेंट रिमाइंडर होते हैं कई सारे, उनका रिप्लाई क्या करोगे, उनका रिप्लाई कोई नहीं आया। पेमेंट रिमाइंडर का जो नोटिस होता है उसका रिप्लाई कुछ नहीं होता, क्योंकि वो उसमें क्या है, पेमेंट जो आप पे कॉलिंग पे मांग रहे थे वही चीज आप पे लिखित में मांगने लगे हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए उसका रिप्लाई जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेन मेन एस्पेक्ट हैं, आर्बिट्रेशन हो गया, सेक्शन 25 हो गया, चेक बाउंस हो गया, फॉर्जरी हो गया, इनके नोटिस के रिप्लाई पे चूक कभी ना करें, इनके रिप्लाई जरूर दें, ठीक है। वरना आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और रही बात की एनपीए से पहले नोटिस भेज, कई लोगों को ये भी दिक्कत है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर नोटिस बहुत आ रहे हैं, कहाँ तक रिप्लाई करेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो नोटिस का रिप्लाई होता है ना, वो होता है लॉट के ऊपर। ये लॉट क्या है भाई, अब लॉट को आमतौर पे हम लोग समझते हैं कि आपको काम दिया गया कोई एक, ठीक है, आपको 10 जगह से काम मिलने वाला है, मैंने आपको काम दिया कि भाई 10 शॉप है, इनसे आपको काम मिलेगा। तो आप एक एक का काम करोगे या फिर आप सोचोगे कि यार 10 के यहाँ से ले आता हूँ मैं, फिर उनका साथ में काम करूंगा। तो सेम चीज ऐसे होती है, बैंक के जो एडवोकेट होते हैं ना पैनल के, वो लोग 1000 केस या 2000 केसेस को साथ में लेते हैं, फिर उनका साथ में ही नोटिस भेजते हैं, ठीक है। इसीलिए कई लोगों को पहले महीने में ही नोटिस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और कईयों को साल भर तक भी नहीं मिलता। मेरे कुछ क्लाइंट है, आप लोग बात नहीं मानोगे, 8 8 9 9 महीने के बाद उनको नोटिस आता है कोई एक सिंगल। क्यों आता है, क्योंकि लॉट नहीं बन पाया तब तक, समझ रहे हो, या उनका एडवोकेट फाइनल नहीं हो पाया, उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाया, ये दिक्कतें चलती हैं बैक एंड पे, समझे। तो इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर मान लो आपको 1 2 4 नोटिस साथ में आ भी गए हैं, पहली बात तो इसमें आप ही का फायदा, आपको फिर बाद में ज्यादा नोटिस नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे कुछ को क्या होता है, एक साथ में ज्यादा नोटिस आ जाते हैं, और कुछ को बारी बारी, जैसे इस महीने में 2 आ रहे हैं, अगले महीने 2 आएंगे, फिर उसके अगले महीने 4 आएंगे, और कुछ को एक साथ ही 6 मिल जाएंगे या 2 4 मिल जाएंगे, समझ रहे हो। जितके जितने ज्यादा लोन होंगे उसको नोटिस मिलने की उम्मीद उतनी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जिसके कम लोन होंगे उसको कम नोटिस मिलेगा। जैसे 1 2 सब्सक्राइबर है जिनका 5 लाख के अंदर का लोन है, ठीक है, उनको कहीं महीने 2 महीने 4 महीने में या फिर 5 महीने में एक आधा कभी नोटिस आता आता है, वरना नहीं भी आता, ठीक है। और जिसका 50 लाख का है उसको हर महीने 2 महीने में आता रहता नोटिस, क्योंकि लोन ज्यादा है, अलग अलग बैंकों से तो अलग अलग प्रक्रिया अलग होती है।
तो इसीलिए डरे ना, घबराए ना, बैंक आपको नोटिस कभी भी भेज सकती है, बट आप उसका रिप्लाई करो, उसका वो करो, अपना सिंपली उसका रिप्लाई लिखवा के भेज दो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके अंदर, ठीक है। और साथियों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आपको है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे और हमारी टीम से जुड़ सकते हो। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद सभी।